मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आईएएस विद हरि मोहन पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी वॉर जिसके बारे में आप सभी को ज्यादा से इंफॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि इंडिया के अंदर कोरोना वायरस को लेकर के इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर ज्यादा सी कोई न्यूज नहीं आ रही है। तो बता देना चाहूंगा कि इस समय में सूडान और इथियोपिया के अंदर आपस में एक तरीके से ऐसी वॉर चल रही है जिसमें कभी उनके आतंकवादी संगठन या आर्मी मिलकर दूसरे राज्य के किसानों की हत्या कर रहे हैं। और किसानों की हत्या भी जो की जा रही है दोस्तों, वो भी सिर्फ इस बात पर क्योंकि पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किसान जो है एक दूसरे के बॉर्डर को टाप रहे हैं। अब पानी की समस्या को पूरा करने के लिए जब बॉर्डर टापा जा रहा है तो आतंकवादी संगठनों की सहायता से जो उनको रोक रहे हैं या जो उनका विरोध कर रहे हैं, वहां पर बुरी तरीके से किसानों को मारा जा रहा है। बता देना चाहूंगा कि दोनों देशों की आर्थिक जो परिस्थिति है, इकोनॉमिक जो सिचुएशन है इस समय में वर्ल्ड के अंदर ज्यादा अच्छी नहीं है। एक इथियोपिया तो इस समय में काफी ज्यादा गरीब देशों में से एक है, लेकिन इस समय में दोनों तरफ का माहौल काफी ज्यादा गरमाया हुआ है, क्योंकि इन दोनों के लिए सबसे मेन मुद्दा इस समय पानी का है, जो काफी लंबे अरसे से चलता आ रहा है। बता देना चाहूंगा एक और चीज की 2014 में भी काफी बार ऐसा हुआ कि किसानों की हत्या की जा रही थी। इजिप्ट के जो इथियोपिया के किसान हैं वहां जाकर पानी लेना चाहते हैं मिलिशिया ग्रुप यानी आतंकवादी संगठनों की सहायता से। तो आतंकवादी संगठन क्या करते हैं, अगर ये सूडान की तरफ जाते हैं तो ये वहां के जो भी किसान या इनको रोकने वाले व्यक्ति होते हैं उनकी हत्या कर देते हैं। तो इस प्रकार से पूरे के पूरे अफ्रीका के अंदर माहौल गरमाया हुआ है। दोनों ही देश लड़ाई की परिस्थिति में छाए हुए हैं। लड़ाई किसी भी परिस्थिति में हो सकती है। तो इसके पीछे के रीजन जानने हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए, ताकि आपको सारी की सारी चीजें समझ में आए। वैसे आमने सामने वार्ता हो रही है दोनों देशों की, लेकिन बॉर्डर पर आर्मी तैनात है। तो इन दोनों चीजों को जानने के लिए अंत तक सुनते जाइए। सबसे पहले हमारा YouTube चैनल है आईएएस विद हरि मोहन, इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहे विद डिटेल्स, कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ में। अब आ जाते हैं यहां पर, यदि आप किसी भी तरीके से सोशल मीडिया पर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक और टेलीग्राम ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं इन गिवन आईडीज पर। यदि आप किसी भी प्रकार की गाइडेंस चाहते हैं स्टेट पीसीएस और यूपीएससी एग्जाम के लिए तो गिवन कॉन्टेक्ट नंबर है, यहां पर कॉल कीजिए ताकि आपको पूरी पर्याप्त जानकारी मिल जाए। और दोस्तों आपके पीटी के एग्जाम्स आ रहे हैं, यदि आपको पेन ड्राइव सिलेबस चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो आप उसके लिए भी कांटेक्ट कीजिए। यदि आप डेमो क्लास लेना चाहते हैं तो आईडी और पासवर्ड के लिए भी गिवन कांटेक्ट पर कॉल कीजिए ताकि जूम ऐप पर आपको लाइव क्लास ऑन मिल पाए और आपकी सभी डिमांड्स पूरी की जा सके। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। एट प्रेजेंटली हम शुरुआत करते हैं थोड़े से न्यूज के इंट्रोडक्शन से, फिर हम आपको इथियोपिया सूडान इन दोनों के बीच के इतिहास को बताएंगे और फिर इनके बाद आगे की कहानी को डिस्कस करेंगे। ये यहां पर इनका ये बॉर्डर है जो 1600 किलोमीटर के सेक्शन से सूडान का और इथियोपिया का सेम मिलता जा रहा है। ये सारा का सारा बॉर्डर है। इस बॉर्डर के अंदर दोनों की आर्मी, एक इथियोपिया की आर्मी यहां पर बिल्डअप हो रही है, यहां पर सूडान की आर्मी अपने आप इकट्ठी की जा रही है। दोनों आपस में ही एक दूसरे के लैंड को अंदर जाते हैं, किसानों को मारकर आ जाते हैं। तो इसके पीछे का बॉर्डर रो अप क्यों किया जा रहा है वो जानना है, क्योंकि लाइन में लड़ाई काफी जमाने से है। सूडान एक ऐसा देश है जहां पर कभी भी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आई है। कभी आर्मी बेस बनता है, कभी आर्मी के अलावा गवर्नमेंट आती है तो वो अनस्टेबल होती है, बार बार उसे चेंज करना पड़ता है। अगर इथियोपिया की बात करें तो गरीबी की मार इतनी झेल रहा है कि वहां पर आतंकवादी संगठन जो है वो अपनी ताकत को बढ़ाते जा रहे हैं। तो डिप्लोमेट जो है काफी कोशिश कर रहे हैं कि सिक्योरिटी क्राइसिस को कम करने की कोशिश करी जाए, बातचीत के द्वारा इस मुद्दे को समझाया जा सके। लेकिन इस समय के अंदर सरकार के विपक्ष, वहां का मिलिशिया ग्रुप और इथियोपिया के जो बेसिकली मिलिशिया ग्रुप फार्मर और जो उनका नेशनलिज्म है वो जरूरत से ज्यादा निकल कर आ रहा है और वो किसी भी परिस्थिति में युद्ध को ही बढ़ाना चाहते हैं, वो पीछे हटना नहीं चाहते, क्योंकि बार बार जो है उनके लोगों को, उनके सैनिकों को मारा जा रहा है। अब अगर बात करें तो यहां पर सूडान के बारे में कुछ जानते हैं। सूडान अकेला अगर बात करें तो किसी जमाने के अंदर साउथ अफ्रीका के या अफ्रीका के सबसे बड़े सेक्शंस में से एक था। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये तो सूडान है ही, लेकिन ये भी साउथ सूडान है जो 2011 में बटा है। अगर 2011 में आपस में एथनिक ग्रुप्स के आधार पर अगर ये नहीं बटता तो ये सबसे बड़ा
देश कहलाता। अब बात की जाए तो सूडान की, सूडान यहाँ पर लगभग काफ़ी सारे देशों से घिरा हुआ है। ये यहाँ पर इसको पानी का काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, सी का बहुत अच्छा एक्सेस है, रेड सी का। यहाँ पर इजिप्ट, लीबिया, चैड, इसके बाद में आपका सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान, इथोपिया और रिटेरिया नाम के कंट्रीज हैं जो यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर इस समुद्र की ये वाले सेक्शन को कवर करेंगे तो सऊदी अरेबिया का भी काफ़ी अच्छा एक्सेस मिलता है, यानी कि इनके पास रास्ते बहुत अच्छे हैं। ऑयल डिपेंडेंसी कंट्री है। ऑयल डिपेंडेंसी कंट्री होने के बाद यहाँ का जो ग्रोथ है बहुत तेज है। ग्रोथ तेज होने का सिंपल सा कारण है कि ऑयल बेचा जाता है और ऑयल बेच करके बहुत अच्छी मात्रा में पैसे कमाए जाते हैं। और इस समय का तो आप सिनेरियो समझ सकते हैं कि जिसके पास ऑयल के रिसोर्सेज रिच रहे हैं उस कंट्री के पास बाकी रिसोर्सेज को डेवलप कर पाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन स्टेबल गवर्नमेंट होगी तो ही ये काम बन पाएगा। अनस्टेबल गवर्नमेंट पर ये दिक्कतें बढ़ती जाएंगी और अच्छे खासे कंट्री को बर्बाद किया जा सकता है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। अब इसका असली नाम है रिपब्लिक ऑफ द सूडान। सूडान का असली नाम रिपब्लिक ऑफ सूडान है। नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका के अंदर पाया एक बना हुआ देश है जिसकी आबादी 43 मिलियन है 2018 के आंकड़ों के अनुसार। और इसकी अगर टोटल एरिया की बात करें तो 1 लाख आपके पास यहाँ पर ये सेक्शन आ जाता है। 1,08,000 के ये पूरा का पूरा मतलब काफ़ी बड़ा सेक्शन है। यहाँ पे आप इसे किसी भी तरीके से स्टडी कर सकते हैं। अगर बात करें तो थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है, लेकिन 2011 के बाद जैसे कि मैंने कहा डिवाइड हो गया। एक समस्या सबसे बड़ी क्या आती है कि डिवीजन के बाद में सूडान का और इथोपिया का ये जो बॉर्डर है ना एग्जैक्टली कभी डिसाइड नहीं किया गया। एग्जैक्टली कभी ये जो बॉर्डर है रजिस्टर नहीं किया गया, जिस वजह से क्या प्रॉब्लम आती है कि दोनों ही एक दूसरे के बॉर्डर को क्रॉस करते रहते हैं। ये आम कॉमन बात हो चुकी है। 16वीं से 19वीं सदी के बीच में यहाँ पे फौजी सल्तनत का रूल रहा। उसके बाद ऑटोमन्स आए। ऑटोमन्स के बाद बार बार इसमें कोई ना कोई रूल बनता चला गया। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल एरिया रहा लॉन्ग ड्यूरेशन तक। और ब्रिटिश के पहले यहाँ पर मोहम्मद अली डायनेस्टी चली। काफ़ी सारे रिवॉल्ट्स हुए। रिवॉल्ट्स के बाद बदलाव आए। बदलाव के बाद क्या हुआ कि ये पहले आर्थिक रूप से तो कमज़ोर हो चुका था। जितने भी रिवॉल्ट्स होते थे एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती थी। एक जाति दूसरे को दबाने की कोशिश करते थे। तो बेसिकली यहाँ पर जो इस्लामिस्ट फ्रंट है या फिर जो सूडान का पीपल लिबरेशन आर्मी, ये आपस में ही मैक्सिमम टाइम भिड़ जाते थे, रिबेल होते थे। और आपस की जो सिविल वॉर है वो हमेशा बरकरार रही। और सिविल वॉर जो बनी वो लैंग्वेज, रिलीजन और पॉलिटिकल पावर्स जो थी उनको हमेशा बढ़ाती रही, जिस वजह से स्टेबिलिटी गवर्नमेंट की नहीं आई। और फाइनली क्या हुआ, जब लड़ाई बढ़ी तो अब तक अगर बात करें तो लड़ाई बढ़ने के बाद में 1989 से 2019 तक के बीच में दोनों के ही सेक्शन में मिलिट्री डिक्टेटरशिप, उमर अल बशीर की सरकार बनना और उसके बाद में झगड़े बढ़ने के बाद में अब तक 3 लाख से 4 लाख लोग मर चुके हैं। और प्रोटेस्ट के बाद ये डिवीजन हो चुका है। इसमें बीच में कई बार ऐसा होता है दोस्तों, अपने राज्य के अंदर बनी हुई सरकार को गिराने के लिए मिलिट्री कूप किया जाता है। मिलिट्री कूप किया जाता है या कूप डिफीट किया जाता है। कूप डिफीट का मतलब, डिटेट का मतलब होता है कि जनता की बनी हुई सरकार है, जरा सी कमी हुई सरकार का सपोर्ट किया और बनी हुई सरकार को गिरा दिया। तो इस प्रकार की आम चीजें देखने को मिलती है। यहां पर जितनी भी गवर्नमेंट बनी है वो अनस्टेबल है। अनस्टेबल का मतलब यहां पर लॉन्ग ड्यूरेशन से कोई सरकार नहीं बनी। तो अब ऐसी परिस्थिति के अंदर जो मौजूदा सरकार होगी वो अपना भरोसा जनता में जगाए रखने के लिए कोई ना कोई ऐसे काम करेगी जिसे जनता जो है मौजूदा सरकार की सपोर्ट करे। इसी बीच में जितने रिसोर्सेज है उनको बचाकर रखना और सूडान की डेवलपमेंट को सोचना, ये एक सबसे बड़ा मेजर मुद्दा बन जाता है। ऐसी परिस्थिति में अगर कहीं आसपास के देश से या बॉर्डर डिस्प्यूटेड एरियाज के अंदर से अगर किसी प्रकार की घुसपैठ होती है तो उसे सूडान गवर्नमेंट पूरी तरीके से कंट्रोल करना चाहेगी। क्यों? क्योंकि सूडान के जो रिसोर्सेज हैं वो वहीं के किसानों के लिए इस्तेमाल हो, ये ज्यादा कंपलसरी है ताकि अगला कोई सरकार गिराने का कोई रास्ता ना मिले और जनता सपोर्ट करे, पक्ष ले मौजूदा सरकार का। ये सबसे बड़ी पॉइंट है, इसको समझना है कि सरकार जनता का भरोसा जीतने के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहती है। तो ये एक रीजन है कि सूडान ने अपने बॉर्डर्स को टाइट करना स्टार्ट कर दिया ताकि आसपास से किसी प्रकार की घुसपैठ जो हो किसी रिसोर्स को लेकर वो ज्यादा ना बढ़े। अब यहां पर आ जाता है इथोपिया। इथोपिया की बात करें तो इथियोपिया असलियत में बोला जाता है, लेकिन आप इसे यूटोपिया भी बोल सकते हैं। इसका पूरा नाम है फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इथोपिया। इटली के
कब्जे में कॉलोनियल कंट्री रहा है, गरीब कंट्री है, लैंडलॉक सेक्शन है, कोई समुद्र का सपोर्ट नहीं है कहीं पर भी, लैंडलॉक है, तो जाहिर सी बात है इसको अपनी सारी चीजों के लिए एक्सेस जो चाहिए होगी वो इधर उधर की मदद से चाहिए होगी। जैसे कि आप इसके नेबरिंग को देख सकते हैं, तो सबसे पहले सूडान, इसमें साउथ सूडान और सूडान दोनों आ जाते हैं। इसके बाद रिटेरिया के बाद सोमालिया, कीनिया, युगांडा ऑब्वियसली थोड़ा दूर पड़ जाता है, और यहाँ पर ये अगर यहाँ पर बॉर्डर क्रॉस करके देखा जाए तो बॉर्डर के पास यहाँ पर ये बेसिकली यमन कंट्री भी आ जाते हैं, लेकिन समुद्र की कोई एक्सेस नहीं है, इस वजह से इनको अपने लिए टोटल डिपेंडेंसी है, अदर सेक्शंस पर रहना पड़ता है। इनके पास खुद के पास पीने के लिए पानी की सुविधा नहीं है, पीने के लिए पानी की सुविधा नहीं। लैंडलॉक का मतलब होता है समुद्र का कोई एक्सेस ना होना, और समुद्र का एक्सेस ना होने की वजह से आसपास हमेशा डिपेंडेंसी में रहना। अब अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर दोस्तों 109 मिलियन के इनहैबिटेंट है इथियोपिया के अंदर। 2019 तक में अफ्रीका का कंटेंट रहा है। यहाँ पर भी धर्म और जात पात के नाम पर काफी ज्यादा डिवीजन है। देखिए जहां पर भी डिवीजन बहुत ज्यादा होगा और दंगे भड़केंगे, सिविल वॉर्स होंगे, वहां पर कंट्री के मौजूदा हालात जो हैं वो भुखमरी के होंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात, क्यों? राज्य डेवलपमेंट के लिए कुछ सोच नहीं पाएगा और सिर्फ लड़ाई झगड़े की तरफ ही दिमाग चलेगा। 4,20,000 स्क्वायर मीटर्स का इसका स्पेस है। एडिस आबा जो है इसकी राजधानी है। एडिस आबा जो इसकी राजधानी है, यहाँ पर सारे के सारे डिसीजंस मेकिंग का काम होता है। अब अगर बात करें तो ड्यूरिंग 19वीं यानी 19th सेंचुरी में अफ्रीका के अंदर जो बेसिकली यूटोपिया हो गया, लाइबेरिया हो गया, वर ओनली द 2 नेशन दैट प्रिजर्व सॉवरेनिटी, जो सबसे ज्यादा लंबे समय तक यूरोपियन कॉलोनियल पावर बने रहे और इटली के कंट्रोल में रहे। उसके बाद में इन्होंने यहाँ पे जब सरकार बनी तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद यानी कि 1945 के बाद में यहाँ पर गवर्नमेंट ने स्लेवरी सिस्टम को अबॉलिश किया और अर्बनाइजेशन को बढ़ाने की कोशिश करी। स्लेवरी सिस्टम का मतलब ये था कि यहाँ के लोगों को गरीबी के कारण कुछ भी कारणों से गुलाम बना करके लंबे अरसे तक रखा जाता था और अंग्रेज उन्हें प्रॉपरली स्लेव्स की तरह ट्रीट करते थे। लेकिन समय बदला, एकदम बदलाव आया, अर्बनाइजेशन आया, सोच बदली, तो अर्बनाइजेशन की वजह से दिमाग खुले तो इन्होंने इसका विद्रोह किया। अब विद्रोह करने के बाद यहाँ पर अब स्लेवरी सिस्टम नहीं है, लेकिन ना भी हो स्लेवरी सिस्टम, लेकिन इनके ऊपर बुरे हालात हैं गरीबी के। अब इनका ज्यादातर जो सेक्शन है पहाड़ी एरिया के आसपास से कंट्रोल्ड है। पहाड़ी एरिया है, फॉरेस्ट है, न्यूमरस रिवर्स हैं, लेकिन यहाँ पर जो हाईलैंड का सेक्शन है उसकी वजह से इन्हें दिक्कतें आती हैं। ये काफ़ी सारे गलत बोल दिया मैंने, G22 हो गया और बहुत सारे देशों के साथ ये ग्रुप्स के अंदर है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी यहाँ पर अफ्रीका के अंदर बना हुआ है। अब मेन चीज़ क्या जाननी है, यहाँ पर यूटोपिया के अंदर आए दिन प्रॉब्लम्स की वजह से अलग अलग सिविल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, पर्जिज हुए। अपने आप को बचाने के लिए जो मौजूदा सरकार में जो भी व्यक्ति पे शक होता था उसको मार दिया जाता था। जीडीपी बहुत बड़ी होने के बाद भी बेसिकली डाउनफॉल की तरफ है, बुरे हालात में। बुरे हालात यानी गरीबी है यहाँ पर। अब वर्ल्ड के पुअरेस्ट कंट्रीज में से हैं। यहाँ पे हंगर, करप्शन, वीक इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी कि हर तरीके से गरीबी की मार झेलना। अब ऐसी परिस्थिति के अंदर जब लिटरेसी रेट इनका बहुत कम है, जब ऐसी परिस्थिति आती है तो यहाँ पर जेंडर इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी। और अब इनका एक ही पर्पज रहेगा, जिस भी हाल हो, जैसे भी हाल हो, अपने आप को जीना है, लाइफ से बचाना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। तो इनके फर्टिलाइजर्स या बेसिकली पानी ही एक ऐसी चीज है जिसके बिहाफ पर ही खुद को मजबूत कर सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पे ट्राइबल्स की, तो ये क्रिश्चियन मेजॉरिटी है, यानी कि जो ब्लू सेक्शन है ये क्रिश्चियन मेजॉरिटी का सेक्शन है इथियोपिया के अंदर, और ये ग्रीन सेक्शन जो है ये सारा का सारा मुस्लिम मेजॉरिटी का सेक्शन है। अब डिवीजन है तो जाहिर सी बात है इनके आपस में भी नहीं बनती है। अब आ जाती है प्रॉब्लम असली में। अब न्यूज़ क्या चल रही है? न्यूज़ ये चल रही है कि यूटोपिया का एडिस आबा और ये सूडान का अल करीफ का दरिफ, इन दोनों के बीच में पुराने ज़माने से 1600 किलोमीटर का बॉर्डर तो है, लेकिन ये बॉर्डर पहली बात डिसाइडेड नहीं है। किसी को एग्जैक्ट श्योरेंस नहीं है कि हमारे पास ये कैसा और कितना बड़ा बॉर्डर है। इसमें जो भी राज्य में पानी की समस्या के लिए इथियोपिया से लोग इधर की तरफ
आते रहे हैं और आने के बाद पानी लेते रहे हैं। इस बार क्या हुआ, जब ये पानी की समस्या लेके जाते थे तो इधर से रोक टोक होती थी, तो इधर से कुछ मिलिशिया ग्रुप्स होते हैं दोस्तों, आतंकवादी संगठन जो होते हैं, ये इन किसानों का साथ देकर के इधर से पानी की डिमांड पूरी करवाते हैं। पानी की डिमांड पूरी कराते हैं तो यहां से जितने किसान जाते हैं, जो रोकने वाले अगर सामने से फार्मर्स आते हैं तो ये यूटोपिया के जो मिलिशिया ग्रुप्स हैं ये उन्हें मार देते थे। अब ऐसे में क्या हुआ कि जब शुरुआत यूटोपिया की तरफ से हुई या इथोपिया की तरफ से हुई तो वहां से इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी सूडान से इस बार अपने बॉर्डर पर आर्मी तैनात कर दी और यहां से भी लोगों को मारना शुरू कर दिया। पुराना 2014 वाला मुद्दा शांत होने के बाद अब डिस्प्यूट बढ़ गया और दोनों ने अपनी आर्मी को तैनात कर दिया। आर्मी तैनात होने के बाद अब इन दोनों के आपस के डिस्प्यूट बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, ये चीज ध्यान दीजिएगा। बॉर्डर डिस्प्यूट इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि लड़ाई किसी भी समय ये कर सकते हैं। आपस में कोशिश तो की जा रही है कि रोक लगाई जाए लड़ाई पर, लेकिन ऐसा पॉसिबल नजर नहीं आ रहा है। असेंबल की जा रही है फोर्सेस और ज्यादा, लेकिन बड़ी बात यह कि इस बार इनकी फोर्सेस को सपोर्ट करने के लिए, मिलिट्री का सपोर्ट करने के लिए मिलिशिया ग्रुप्स और सिविलियंस भी मिलकर खड़े हो रहे हैं दोनों बॉर्डर्स पर। सिविलियंस का मतलब ये हो गया, वे किसान भी खड़े हो रहे हैं जो लड़कर अपने आप को किसी भी तरीके से प्रूव करना चाहते हैं। दोनों की तरफ टेंशन बॉर्डर पर बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, कोशिश की जा रही है कि किसी भी प्रकार से इसको कम किया जाए, लेकिन ऐसी परिस्थिति के अंदर दोनों तरफ से एक बात आ रही है कि दोनों की ही अनस्टेबल गवर्नमेंट जो है इस समय इस नेशनलिज्म के सेंटिमेंट्स का एडवांटेज लेना चाहती हैं और अपने आप को स्ट्रॉन्गर गवर्नमेंट दिखाना चाहती है। बता देना चाहेंगे कि जो सूडान है वो बेसिकली एग्रीकल्चर एरिया को कल्टीवेट करता आ रहा है काफी लंबे समय से, और पानी की समस्या होने की वजह से दोनों ही देश जो है अपने बचे हुए रिसोर्सेज को रोकना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आपस की टेंशंस बढ़ती जा रही है। अब टेंशन बढ़ती जा रही है, दोनों ही कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट के आधार पर कि झगड़ा ना हो, इन ग्रुप्स को रोका जाए, लड़ाई को रोका जाए, लेकिन बॉर्डर पे तैनाती जिस हिसाब से बढ़ती जा रही उस हिसाब से कोई पीछे नहीं हटने को तैयार। मेन चिढ़ने का कारण जो क्या था, इथोपिया की जो सूडान की मिलिट्री है उन्होंने क्या किया, 3 सिविलियन जो कि किसान थे और एक बच्चे को मार दिया गया। बच्चे के साथ साथ एक सूडान का ऑफिसर भी मार दिया गया। जब ऐसे ऑफिसर्स मार दिए गए तो ये अब इस समय सूडान में मिलिट्री के अंदर जो है काफी ज्यादा नेशनलिज्म कूट कूट कर भर गया है। अब काफी ज्यादा नेशनलिज्म कूट कूट के भर गया तो प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। अब ऐसी परिस्थिति के अंदर जो ड्रीम प्रोजेक्ट है यूटोपिया का, जिसको कहा जाता है GERD मतलब ग्रैंड इथोपियन रेनेसेंस डैम, ये एक ऐसा डैम है जो इजिप्ट से पानी की सुविधा यहाँ पे नील नदी की लेकर आएगा, जो इजिप्ट से बहता बहता यहाँ पर आपका सूडान से फिर इथोपिया, और यहाँ पर ये जो एक डैम बनाना है ताकि आगे बाढ़ को रोका जा सके, बाढ़ के बाद काफी सारी चीजों को संभाला जा सके। अब इस चीज को संभालने के लिए अब जो है सूडान ने क्लियर मना कर दिया है कि अब इस डैम को हम सपोर्ट नहीं करेंगे। डैम को सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये इनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच के अंदर जब डिस्टर्बेंस बढ़ रही है तो सीक्रेटली ये माना जा रहा है कि सूडान इजिप्ट की सपोर्ट से ये कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपस की जो लड़ाई है ये अब सामने आई है, लेकिन पहले से ही इनके आपस के डिस्प्यूट्स काफी ज्यादा हैं। तो ये जो दोनों के रीसेंट क्लैशेस हैं ये बॉर्डर के विलेजेस के द्वारा बढ़ाए गए थे और धीरे धीरे ये पूरे कंट्री में बढ़ गए हैं। आर्मी दोनों तरफ से तैनात हो गई है, असले बारूद हथियारों की कोशिश की जा रही है इकट्ठे करने की। 15 किलोमीटर तक की सेक्शन में कभी ये आगे बढ़ जाते थे और कभी वो आगे। दोनों ही कंट्री इस समय पीसफुल सॉल्यूशन की डिमांड चाहते हैं, लड़ाई नहीं चाहते। इजिप्ट के इथोपिया के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि यदि डैम नहीं बना तो फर्दर इनको पानी की समस्या और ज्यादा झेलनी पड़ सकती है। तो दोनों ही तरफ से टीम्स बनाकर जॉइंट इन्वेस्टिगेशन का डिसीजन लिया गया है और ये चाह रहे हैं कि आपस में और लड़ाई ना हो, लेकिन दोनों ही तरफ से अभी भी बॉर्डर्स पर वही सेम आर्मी तैनात है, कोई पीछे नहीं हटा। वो बात अलग है कि काफी डिप्लोमेट्स कोशिश कर रहे हैं। पहली बार ऐसा देखने को मिला है दोस्तों कि गवर्नमेंट के अपोज और अगेंस्ट में जो है आर्मी और मिलिशिया ग्रुप्स खड़े हुए हैं और लड़ाई के लिए तैयार है। सरकार नहीं चाहती और अगेंस्ट में वो लोग बढ़ना चाहते हैं। नेशनलिज्म बहुत प्रचुर मात्रा में बढ़ चुका है, लड़ाई को रोकना नहीं चाहते हैं, लड़ाई चाहते हैं। 3 जून से ये मुद्दा सामने चलता आ रहा है। 3 जून 2019 में भी कुछ ऐसी पंगेबाजी हुई थी, सेम ऐसे ही यहां पर अब आ रही है। उसमें उस समय में काफी
मास पीपल को किलिंग किया गया था दोस्तों। मास पीपल की किलिंग का मतलब ये पानी के लिए आते हैं और मार जाते हैं, एक सिंपल सी बात। तो इसमें बार बार दोनों ही एक दूसरे को इररिस्पॉन्सिबल बना रहे हैं कि हम अपनी कंट्री को सॉवरिजन बनाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा सामने वाले कंट्री नहीं मान रही। बेसिकली दिक्कत जो आ रही है वो मिलिशिया ग्रुप्स की आ रही है, और मिलिशिया ग्रुप्स जो है इस समय पॉलिटिकल अपना करियर बनाने के लिए दबाव दिए जा रहे हैं। नेशनल आर्मीज जो है दोनों तरफ से इकट्ठी हुई हुई है, और ये बोला जा रहा है कि एक दूसरे के सेंटिमेंट्स को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अब आ जाता है एक सवाल कि यदि नील नदी पर जो डैम बन रहा है इथियोपिया के अंदर, अगर नहीं बन पाता तो क्या होता है? अगर नहीं बन पाता और सुडानीज को ये प्रॉब्लम अगर ये होती है, वो रोक देते हैं, सपोर्ट नहीं करते, तो आने वाले समय के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या आएगी कि जो ऑलरेडी हंगर या बेसिकली इरिगेशन की समस्याएं हैं वो बढ़ जाएंगी, बहुत बढ़ जाएंगी। बाढ़ नहीं रोकी जाएगी, जो पानी आएगा उसको फ्लो को प्रॉपर मेंटेन नहीं किया जा सकता, उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं होगा, तो दिक्कतें बढ़ेंगी क्योंकि ये रिवर जो है 90% वाटर सप्लाई लेकर आएगी, और वाटर सप्लाई अगर यहाँ पे आएगी तो इनको दूसरे राज्य में पानी के लिए जाना या मरना नहीं पड़ेगा। तो ये समस्या है अगर नील नदी की इस प्रॉब्लम को सपोर्ट करके सुधारा नहीं गया। हालांकि इन दोनों ही देशों में ट्रेडिशनल कंपटीशन चलता आ रहा है, बता देता हूं कि इन दोनों में ही इरिगेशन, लैंड, वाटर, इन सब चीजों को लेके, रिसोर्सेज को लेके काफी ज्यादा कंपटीशन चलता आ रहा है। इसका कंपटीशन जो इथियोपिया का है, इन दोनों के साथ ही नहीं, आसपास के काफी सारे बॉर्डर्स जो हैं, इनका जो बेसिकली डिस्प्यूट है वो एरिटेरिया के साथ भी चलता आ रहा है, लगभग 20 साल से चल रहा है। और इन मुद्दों के लिए बार बार एक ही चीज का सॉल्यूशन दिया जा रहा है कि दोनों ही देश पीसफुल तरीके से अगर बैठकर बात करती हैं तो ही इस मुद्दे को सुलझाया जा सकता है, नहीं तो इस मुद्दों को सुलझा पाना पॉसिबल नहीं है। अब इसके अंदर इथियोपिया है वो यूएस से डिमांड कर रहा है, यूनाइटेड नेशन से डिमांड कर रहा है कि मेरी सपोर्ट की जाए जिस तरीके से मुझे परेशान किया जा रहा है। लेकिन इस कोरोना वायरस की परिस्थिति के अंदर दोनों देशों को यह मुद्दा इस बार आपस में ही सुलझाना पड़ेगा। हालात खराब है, यूएन जो है वो किसी भी मुद्दे में इस बार जानकर बीच में पड़ना नहीं चाहता, क्योंकि हांगकांग का इशू उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपैरिजन में इस मुद्दे को अवॉइड किया जाएगा। तो इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं हमारी द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ रही होगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।